guys, a warm and hearty welcome to you all. I am Shubhi Aluwalia, your business teaching buddy, and इसमें हमारे पास है दो टॉपिक्स, इम्पोर्ट प्रोसीजर एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब गाइस हमें ये पता है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होते हैं, पर आज हम ये सीखेंगे कि इसका प्रोसेस या प्रोसीजर कैसे अकर करता है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या परमिशंस लेनी पड़ती है, कैसे क्लियरेंस मिलती है एंड बहुत कुछ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्ट प्रोसीजर की एंड इसमें सबसे पहले जो टर्म होता है हमारे सीखने लायक एंड जो एक्चुअली प्रोसेस में होता है वो है ट्रेड इंक्वायरी। अब इन सिंपल वर्ड्स ट्रेड इंक्वायरी होती है एक इंक्वायरी कंडक्ट करना इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंपोर्ट प्रोसीजर। यानी कि अगर एक होम कंट्री में बेस्ड एक मान लीजिए कंपनी है, वो इंपोर्ट्स करना चाहती है तो सबसे पहले वो ट्रेड इंक्वायरी करेगी, यानी कि जो बाहर बैठी फॉरेन कंपनीज हैं उनसे वो कम्युनिकेट करेगी एंड वो ये पूछेगी कि प्राइसेस क्या है, प्रोडक्ट्स में वेराइटीज़ क्या है एंड एक्सेट्रा। आई मीन ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रेड। सो एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं जो हमने यहाँ लिखा है। Importing firm approaches the export firms with the help of a trade inquiry for collecting information about their export prices and terms of export. अब जो इम्पोर्टिंग कंपनी है वो एक्सपोर्टिंग कंपनी को अप्रोच करती है एंड उस प्रोसेस को ट्रेड इंक्वायरी कहा जाता है। अब वो यहाँ पे क्या क्या पूछते हैं, सबसे पहले तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स, दूसरा होता है टर्म्स क्या रहेंगे एक्सपोर्ट के उनके, यानी कि जो फॉरेन कंट्री है वो एक्सपोर्ट करेगी तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस वो क्या लगाएंगे। अ ट्रेड इंक्वायरी इज अ रिटन रिक्वेस्ट by an importing firm to the exporter for supply of information regarding the price and the various terms and conditions on which the latter is ready to export the goods. अब जो ट्रेड इंक्वायरी होती है ना गाइस, वो कोई वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, वो होता है प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जो इम्पोर्टिंग फर्म होती है वो एक्सपोर्टिंग फर्म से इन रिटन सारी डिटेल्स मांगती है कि वो क्या प्रोडक्ट किस प्राइस पे, क्या उनकी कोटेशंस हैं, वो कब तक डिलीवरी कराएंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे, क्या मोड ऑफ पेमेंट रहेगा। ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज इन दैट डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कम्युनिकेशन चलता है। अब हमें इंफॉर्मेशन तो मिल गई, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। The importer needs to consult the export-import policy in force to know whether the goods that he or she wants to import are subject to import licensing. अब guys, import करना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती है, राइट? किसी फॉरेन कंट्री से फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को अपनी कंट्री में लाना, इट इज़ अ बिग डील। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चेक whether yes or no the goods we want to import in our home country are subject to import licensing or not। क्योंकि अगर वो हैं import licensing के अंडर तो हमें उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो एक बार चेक हो जाता है कि हाँ कोई भी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी अधूरी नहीं रह जाती। In case goods can be imported only against the license, the importer needs to procure an import license। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो गुड मंगाना चाहते हैं वो इंपोर्ट लाइसेंस के बिना नहीं मंगा सकते हैं। सो अगर वो केस है तो इंपोर्ट लाइसेंस को प्रोक्योर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमने इंफॉर्मेशन ले ली, इंपोर्ट का लाइसेंस ले लिया, अब हमारा अगला स्टेप है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज क्यों काम आती है? आपको याद होगा इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे जो ट्रेड होती है उसकी पेमेंट्स फॉरेन करेंसी में ही होती है, यानी कि जिस कंट्री से आप सामान मंगाना चाह रहे हैं आपको उनको जब पेमेंट करना है तो आपको उनको वो फॉरेन करेंसी में ही करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू डू सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन फॉरेन करेंसी। Now, payment in foreign currency involves exchange of Indian currency into foreign currency. Quite obvious, हमें हमारी इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा उस फॉरेन करेंसी में जिसके साथ ये ट्रेड का प्रोसेस चल रहा है।
In India, all foreign exchange transactions are regulated by the Exchange Control Department of the Reserve Bank of India. अब हम इंडिया के बारे में इन पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे जितना भी फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल और मैनेज होता है, ये कौन मैनेज करता है? ये मैनेज करता है एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका एक डिपार्टमेंट है एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट। एंड आपको गाइस ये पता होना चाहिए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो हमारा एपिक्स बैंक है, वो सारे बैंक्स को कंट्रोल और मैनेज करता है, यानी कि वो पॉलिसीज़ को रेगुलेट करता है। As per the rules in force, every importer is required to secure the sanction of foreign exchange. For obtaining such a sanction, the importer has to make an application to a bank authorized by RBI to issue foreign exchange. अब जो foreign exchange importer को चाहिए, उसके लिए उसको foreign exchange का sanction चाहिए। अब उसे वो sanction कैसे मिलेगा? उसको वो sanction मिलेगा किसी भी authorized bank के पास जाके, which is controlled by RBI, like centrally monitored by RBI. So उसके पास जाके application देनी पड़ेगी, पूरा documentation पूरा करने पड़ेगा and उसके बाद foreign exchange sanction उन्हें मिल जाएगा। अब हमारा है फोर्थ स्टेप, प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट। अब यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी कलेक्ट कर ली थी, फिर हमने फॉरेन एक्सचेंज भी इकट्ठा कर लिया था एंड उससे पहले अगर हमें लाइसेंस चाहिए था तो हमने वो भी प्रोक्योर कर लिया था। सो अब बारी आती है ऑर्डर को प्लेस करने की। Importer places an import order or indent with the exporter for supply of the specified products. यानी कि जिस प्रोडक्ट की नीड होती है इम्पोर्टर को, यानी कि जो भी प्रोडक्ट वो इम्पोर्ट कराना चाहता है, वो उसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली दे देता है एक्सपोर्टर को। The import order contains information about the price, quantity, size, grade and quality of goods ordered and the instructions relating to packing, shipping, ports of shipment and destination, delivery schedule, insurance and mode of payment. अब जो ये ऑर्डर प्लेस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और पर्टिकुलर होता है। इसमें हर टाइप की इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाता है ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन या किसी भी तरह का बैरियर ना रह जाए। अब इसमें प्रोडक्ट का क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज़, पैकिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, शिपमेंट कैसे होगी, पोर्ट्स कौन कौन से होंगी जहाँ पे ये आएंगे, एंड देन डिलीवरी कहाँ पे होगी, डिलीवरी की क्लियरेंस कैसे मिलेगी, also the mode of payment. In short, everything including the minute details. क्योंकि जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है ना, उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अब है हमारा फिफ्थ स्टेप, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। If the payment terms agreed between the importer and the overseas supplier is a letter of credit, then the importer should obtain the letter of credit from its bank and forward it to the overseas supplier. अब गाइस, जो इंसान आपको 7 समुंदर पार से सामान दे रहा है, अब उसे कोई गारंटी तो चाहिए ही ना कि आप उसे प्रॉपरली पेमेंट करेंगे, टाइमली पेमेंट करेंगे, किसी भी तरह की कोई इश्यू नहीं आएगा उसको एक बार आपको सामान पहुंच जाए तो, एक्सेट्रा। सो इन सब की श्योरिटी के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट काफ़ी काम आता है। सो इन केस लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ किया जा रहा है वाइल द ट्रेड इज अकरिंग, तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो लिया जा सकता है बैंक से, एज पीपल ऑलवेज ट्रस्ट द बैंक्स, बिकॉज बैंक्स आपको कोई भी चीज़ बहुत आसानी से बहुत लीनियंटली नहीं देते हैं। You need all sorts of documentation in order to be in the good books of bank. And जो letter of credit होता है वो बैंक आपको तभी देता है जब आपका background या आपकी history एकदम clear होती है, यानी कि किसी भी तरह की हेराफेरी नहीं होती है बैंक के records में। So the bank provides you with the letter of credit and you can always forward it to the overseas supplier, यानी कि the exporter जो आपको सामान दे रहा है। अब जो हमारा 6th स्टेप है वो है अरेंजिंग फॉर फाइनेंस।
The importer should make arrangements in advance to pay the exporter on arrival of the goods at the port. अब जो हमारा इम्पोर्टर है उसको पहले से ही अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, उसको अपने फाइनेंस पहले से ही अरेंज करके रखने चाहिए ताकि जब सामान उसके पास डिलीवर हो जाए तो वो एक्सपोर्टर को टाइमली पेमेंट कर दे। अब टाइमली पेमेंट गाइस आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब मान लीजिए आपसे किसी ने पैसे लिए या आपसे किसी ने सामान लिया एंड वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप चिढ़ जाते हैं एंड ऑल्सो आप उसके साथ अगली बार डील करने में थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे कि नहीं ये पैसे नहीं देता तो हम इसके साथ डील नहीं करेंगे। सो सेम इज़ द केस विद द बिजनेस एंड यहाँ पे तो ये इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो रही है तो यहाँ पे ये मनी रिलेटेड इशू तो है ही एंड ऑल्सो द रेपुटेशन ऑफ द स्पेसिफिक कंट्री इज़ ऑल्सो एट स्टेक, वरना तो ग्लोबल मार्केट में नाम खराब होने का भी डर होता है। Advanced planning for financing imports is necessary so as to avoid huge penalties. अब गाइस यहाँ पे सिर्फ नाम खराब होने का डर नहीं है, यहाँ पे डर है उन ह्यूज पेनल्टीज़ का जो गवर्नमेंट लगा देती है अगर किसी भी एक्सपोर्टर को टाइमली पेमेंट्स ना किया जाए। इसलिए इट इज़ बेटर टू अरेंज द फाइनेंस प्री इन एडवांस एंड टू पे इट टू द एक्सपोर्टर जब आपके पास गुड्स आ जाए। Now the next step is receipt of shipment advice. After loading the goods on the vessel, the overseas supplier dispatches the shipment advice to the importer. A shipment advice contains information about the shipment of the goods. अब जो भी गुड्स शिप किए जाते हैं उसका शिपमेंट एडवाइस होता है एक जो एक्सपोर्टर देता है इंपोर्टर को। जब शिपमेंट हो जाती है यानी कि शिप में सारी लोडिंग हो गई है एंड द शिप इज़ रेडी टू सेल एंड रीच द डेस्टिनेशन, सो जो एक्सपोर्टर होता है वो प्रोवाइड करता है एक डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट के साथ जिसको कहते हैं शिपमेंट एडवाइस। अब इस शिपमेंट एडवाइस में होता है सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द शिपमेंट। सो इन शॉर्ट ये कंफर्मेटरी डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि ओके आपका सामान हमने शिप कर दिया है, अब ये आपके पास बिटवीन दिस टू दिस ड्यूरेशन पहुंच जाएगा एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप एक्सपोर्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। The overseas supplier prepares a set of necessary documents as per the terms of contract and letter of credit and hands it over to his or her banker for their onward transmission and negotiation with the importer in the manner as specified in the letter of credit. अब जो एक्सपोर्टर होता है ना वो प्रिपेयर करता है अ सेट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उस ट्रेड प्रोसेस के लिए। नाउ जब वो कलेक्ट हो जाते हैं तो वो पास ऑन करता है उनको अपने बैंकर के पास। नाउ दैट बैंकर keeps those documents safely first of all quite obviously and next वो उन्हें यूज़ करता है किसी भी तरह की negotiations and transmission के लिए with the importer ताकि किसी भी तरह की कोई भी misunderstanding या conflict ना develop हो पाए। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको एक एक्सपोर्टर बैंकर के पास भेजता है। सो आइए देखते हैं। The set of documents normally contains bill of exchange, commercial invoice, bill of landing, airway bill, packing list, certificate of origin, marine insurance policy, etc. अब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल होते हैं। ये इन्वॉल्व करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड मेमोज को, जो इन्वॉल्व करते हैं सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी गुड्स डिस्पैच्ड और शिप्ड, विच आर दी प्राइस, क्वांटिटी, क्या रेट लगा, कितना डिस्काउंट दिया, एक्सेट्रा। एंड देन कम्स दी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है ना गाइस, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट स्टेटिंग कि जो भी गुड्स वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उन्होंने खुद बनाए हैं, यानी कि उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किए हैं, अपने पास ही मैन्युफैक्चर किए हैं, किसी और से लेके वो आगे शिप नहीं कर रहे हैं। एंड देन ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मरीन इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है अराइवल ऑफ गुड्स।
अब हमारे गुड्स 7 समुंदर पार करके हमारे पास पहुंच गए हैं। The person in charge of the carrier, the ship or airway informs the officer in charge at the dock or the airport about the arrival of goods in the importing country. अब जो पर्सन इन चार्ज होता है जिस भी मोड से गुड्स को भेजा जाता है, बी इट सीवेज और एयरवेज, सो वो इन्फॉर्म करता है, जो भी इंचार्ज होता है एट द डॉक या एयरपोर्ट, उस पर्सन को इन्फॉर्म करता है कि अब सामान आ चुका है इन द इम्पोर्टिंग कंट्री, यानी कि वो जहाँ से चला था अब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुका है। He provides the document called Import General Manifest. Import General Manifest is a document that contains the details of the imported goods. अब जो imported goods होते हैं इसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसका नाम है Import General Manifest. अब गाइस आप सोच रहे होंगे कितना ज़्यादा पेपर वर्क है यहाँ पे। Yes, यहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क है, as international trade is not that simple and it is quite complex and also quite fruitful as it leads to growth and expansion. अब हमारा सामान तो पहुँच गया है एयरपोर्ट या डॉक पे, अब क्या, अब वो हमें मिलेगा कैसे? वो हमें मिलेगा आफ्टर दी कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स, जब कस्टम क्लियरेंस प्रोवाइड कर देगी तो वो गुड्स को रिलीज कर देगी एंड द इम्पोर्टर कैन गो क्लेम हिज गुड्स। फर्स्टली द इम्पोर्टर हैज टू ऑब्टेन अ डिलीवरी ऑर्डर विच इज अदरवाइज नोन एज इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी। अब डिलीवरी कलेक्ट करने के लिए, यानी कि अपने गुड्स को क्लेम करने के लिए, सबसे पहले इम्पोर्टर को एक और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना पड़ता है जिसको कहते हैं इंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी। Generally, when the ship arrives at the port, the importer obtains the endorsement on the back of the bill of landing. This endorsement is done by the concerned shipping company. अब जो शिपिंग कंपनी होती है ना, वो प्रोवाइड करती है this document which is called endorsement of delivery. The importer has to submit to the landing and shipping dues office 2 copies of a duly filled in form known as application to import. अभी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट यानी कि इंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी देने के बाद काम ख़त्म नहीं हुआ, एक और डॉक्यूमेंट आता है पिक्चर में। अब ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस को एंड इसको पूरा फिल करके देना होता है एंड इसको कहते हैं एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्पोर्टर है वो चाह रहा है कि अब जी मेरे को मेरे गुड्स दे दो, बहुत हो गया आप लोगों का। द लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस लेवीज अ चार्ज फॉर सर्विसेज ऑफ डॉक अथॉरिटीज विच हैज़ टू बी बोर्न बाय द इम्पोर्टर। अब जो डॉक या एयरपोर्ट्स होते हैं वो एक और चार्ज करते हैं इम्पोर्टर पे, यानी कि इम्पोर्टर को पे करना पड़ता है एयरपोर्ट या डॉक को यूज़ करने के लिए भी। इन शॉर्ट काफ़ी खर्चा हो जाता है किसी भी चीज़ को इम्पोर्ट करने में। आफ्टर द पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस द इम्पोर्टर इज गिवन बैक 1 कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एज अ रिसीट। अब जो यहाँ पे उसने एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट, इसकी एक कॉपी इम्पोर्टर को दे दी जाती है एज रिसीट एंड एज अ प्रूफ। This receipt is known as Port Trust Dues Receipt. So जो receipt दी जाती है उसको कहते हैं Port Trust Dues Receipt, यानी कि वो ये स्टेट करता है कि जो पोर्ट है, पोर्ट से रिलेटेड जो भी ड्यूज थे वो इम्पोर्टर ने प्रॉपरली पे कर दिए हैं एंड अब वो फ्री है अपना सामान लेके जाने के लिए। The importer then fills in a form bill of entry for assessment of customs import duty. ओके गाइस, माय बैड, अभी यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ इम्पोर्टर को। अब इम्पोर्टर को एक और फॉर्म भरना पड़ता है जिसको कहते हैं बिल ऑफ एंट्री। अब ये होता है वो डॉक्यूमेंट जो जाता है कस्टम्स के पास एंड कस्टम्स यहाँ पे गुड्स की असेसमेंट करते हैं। After payment of the import duty, the bill of entry has to be presented to the dock superintendent.
तो पेमेंट कर दी है, अब वो डॉक्यूमेंट ले जाना होता है डॉक सुपरिटेंडेंट के पास, यानी कि वो सीनियर ऑफिसर जो अब अप्रूव करेगा कि अब जो इम्पोर्टर है वो अपने गुड्स ले जा सकता है. The importer or his agent presents the bill of entry to the port authority. After receiving necessary charges, the port authority issues the release order. अब यहाँ पे फाइनली गुड्स को रिलीज करने का ऑर्डर मिल जाता है इम्पोर्टर को सारी ड्यूटीज चार्जेस पे करने के बाद, एंड ऑल्सो वंस द कस्टम असेसेस द गुड्स. With this guys, our today's video comes to an end. Hope you enjoyed this import procedure. Until next time, keep revising.